गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं पादप में परिवहन। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि मानव में परिवहन किस प्रकार होता है। आज हम लोग देखेंगे कि पादप में परिवहन किस प्रकार होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि पादप में परिवहन क्यों आवश्यक है ना। तो पादप में जब भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनता है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। तो पौधे जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से प्राप्त करते हैं। मिट्टी से जल क्या होता है? जड़ के द्वारा अवशोषित होता है और यह पत्तियों तक जाता है, और पत्तियों में है ना कार्बन डाइऑक्साइड आता है ना। विसरण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और ये दोनों मिलके भोजन बनाते हैं। जब भोजन बन जाता है तो उस भोजन को पौधे की हर कोशिका तक ले जाना है, हर भाग तक पहुंचाना है। पत्तियों में भोजन बना तो जड़ को भी चाहिए, शाखा को भी चाहिए, है ना, तना को भी चाहिए। तो बने हुए भोजन को इन सभी भागों तक पहुंचाने के लिए एक परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, जल को ऊपर तक ले जाने के लिए और ऊपर जो भोजन बना उसको सभी भागों तक पहुंचाने के लिए परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है ना। तो इसलिए पौधों में परिवहन तंत्र का विकास हुआ है। पौधों में जो परिवहन तंत्र होता है वह मानव की भांति जटिल नहीं होता है, सरल होता है ना। मानव में हम लोग क्या देखें कि हृदय होता है, हृदय के 4 चैम्बर होते हैं, है ना। और उसमें क्या होती है? ढेर सारी नसों का जो एक जाल बना होता है। लेकिन हम पौधों के बारे में जब देखते हैं तो पौधों में परिवहन के लिए है ना 2 तंत्र पाया जाता है ना। 2 प्रकार के उत्तक होते हैं जो परिवहन का कार्य करते हैं। कौन से 2 प्रकार के उत्तक हैं? एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम, है ना। तो जाइलम क्या करता है? तो जाइलम वैसा उत्तक होता है जो मिट्टी से जल एवं खनिज लवण को कहाँ तक? पौधे के अन्य भागों तक पहुँचाता है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि पौधों में जल का परिवहन और खनिज लवण का परिवहन कौन करता है, तो उत्तर होगा जाइलम। और पूछा जाए कि फ्लोएम क्या करता है, तो जब पौधों में पत्तियों में भोजन बनता है तो भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है ना। तो फ्लोएम का क्या काम है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब भोजन बनता है तो इस भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। क्लियर है? तो ये 2 प्रकार के उत्तक होते हैं पौधों में जो परिवहन का काम करते हैं। एक जाइलम जल लेके जाएगा, फ्लोएम भोजन लेके जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जाइलम किस प्रकार मिट्टी से जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। पत्तियों के पास जाना होगा तभी तो वहाँ भोजन बनेगा। तो क्या प्रक्रिया अपनाया जाता है? कैसे जड़ से और लंबे लंबे पेड़ पौधे होते हैं वहाँ तक जल कैसे पहुँचता है ना। तो हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि जाइलम जो है 4 तत्वों से मिलके बना होता है ना, जिनमें वाहिकाएं और वाहिनिकाएं प्रमुख होता है। तो वाहिकाएं और वाहिनिकाएं आपस में ट्यूब जैसी संरचना होती है ना, पाइप की तरह। तो यह ट्यूब जैसी संरचना, पाइप जैसी संरचनाएं आपस में जुड़ कर है ना पौधे के सभी भागों में फैली होती है, जड़ से लेकर पत्तियों तक होता है। तो यह जो वाहिकाएं और वाहिनिकाएं हैं यह एक सतत जाल बनाती है, कंटिन्यूस, है ना।
एक कंटिन्यूअस पाइप की तरह संरचना बनाती हैं जड़ से लेके पत्तियों तक, और क्या करती है, जल और खनिजवर को ऊपर तक पहुंचाती है ना। पादप के जड़ों की जो कोशिकाएं होती है, अब होता क्या है समझते हैं इसको। पादप की जड़ मिट्टी के अंदर रहता है, और मिट्टी के साथ जड़ क्या होता है, सटा हुआ होता है। तो जड़ और मिट्टी के बीच आयन का आदान प्रदान होता है ना। आयन आदान प्रदान होता है जड़ और मिट्टी के बीच में। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, आयन सांद्रण उत्पन्न हो जाता है ना। आयन सांद्रण का मतलब आयन का मिट्टी में कम हो जाना, है ना, जड़ में अधिक हो जाना। आयन का सांद्रण में अंतर उत्पन्न हो जाता है ना। तो आयन मिट्टी में ज़्यादा होगा और जड़ में कम होगा, कभी जड़ में ज़्यादा हो जाएगा, मिट्टी में कम होगा। तो इससे जब आयन का परिवहन होता है ना, जड़ में जाता है, तो क्या होता है कि अंतर के कारण इसमें जल ऊपर की ओर आता है ना। आयन में जैसे ही अंतर आया तो मिट्टी से जल कहाँ प्रवेश कर जाता है, जड़ में, और जड़ में प्रवेश करने के बाद यह फ्लोएम में चला जाता है। फ्लोएम से यह एक दाब बनता है ना, और यह जड़ का एक पूरा कंटिन्यू लाइन बना होता है, और नीचे से ऊपर तक पानी चढ़ता चला जाता है ना। जैसे मोटर चलता है तो पानी पाइप से ऊपर चढ़ जाता है, उसी प्रकार आयन सांद्रण है ना में जो अंतर आता है, तो यह अंतर के कारण मिट्टी से जल जाइलम में प्रवेश किया और जाइलम से ऊपर चला जाता है। अब प्रश्न उठता है कि कौन सा प्रेरक बल होता है जो जल को ऊपर की ओर चढ़ा देता है, क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। तो वह प्रेशर कहाँ से आएगा, तो वह प्रेशर वाष्पोत्सर्जन से आता है। वाष्पीकरण होता है ना, पौधों में वाष्प का उत्सर्जन होता है। कैसे, दिन में तापमान अधिक होता है ना, सूर्य का प्रकाश होता है, तो वाष्प का क्या होता है, पत्तियों से उत्सर्जन होता है। तो जैसे ऊपर से कोई पानी खींचेगा तो नीचे से प्रेशर बनेगा ताकि पानी ऊपर चढ़े। तो दिन में क्या होता है, तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है पानी को ऊपर की ओर खींचता है, और रात में क्या करता है, तो रात में एक प्रकार का दाब होता है जिसको मूल दाब कहते हैं, है ना। तो यह मूल दाब रात्रि के समय में क्या करता है, प्रेशर बनाता है ताकि मिट्टी से है ना जल जड़ में आ सके, जाइलम में आ सके, है ना। तो वाष्पीकरण का एक और काम भी है। जब वाष्पीकरण होता है तो पौधे का तापमान जो है संतुलित रहता है ना। तो वाष्पीकरण दो काम करता है। क्या क्या करता है, तो एक काम करता है कि दिन के समय दाब उत्पन्न करता है, और इस दाब के कारण जल है ना मिट्टी से जड़ में आ जाती है, और रात में क्या होता है, मूल दाब काम करता है और यह जल को है ना मिट्टी से जड़ में पहुंचाता है। तो इस प्रकार हम देखें कि जैसे ही मिट्टी से जल गया जाइलम में, तो दाब के कारण जाइलम से पौधे के पूरे भागों में चला जाता है ना। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। थैंक यू।